लास्ट वीडियो में हम लोग आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में जो रेगुलर एक्सप्रेशन के आइडेंटिटीज़ थे उसके बारे में और आइडेंट थ्योरम बताए थे। इस वीडियो में मैं क्लीन थ्योरम बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। तो क्लीन थ्योरम बेसिकली है तो बहुत सिंपल कि जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका इक्विवेलेंट एक नल मूव NFA होगा, मतलब NFA विथ नल मूव होगा। हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट NFA विथ नल मूव रहेगा, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट एक लैंग्वेज होता है। अगर R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसका इक्विवेलेंट लैंग्वेज L ऑफ R कहते हैं। जैसे आप कहते हैं एक मशीन यम है फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसका इक्विवेलेंट लैंग्वेज L ऑफ यम होता है। उसी तरीके से R अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका लैंग्वेज इक्विवेलेंट लैंग्वेज L ऑफ R होगा। तो इफ़ R बी ए रेगुलर expression, then there exists a NFA with null move which recognize L of R। और इसी का कन्वर्स है कि if AFA recognize the regular expression regular language L, then there exists regular expression which describe L। तो अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा है तो निश्चित तौर पे वो एक रेगुलर लैंग्वेज यल को रिकॉग्नाइज करेगा और इस रेगुलर लैंग्वेज का के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन निश्चित तौर पे होगा। तो हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा का इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो क्लीन्स थ्योरम में सीधा क्या है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट एक NFA विथ नल मूव हुआ और हर एक FA का इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे NFA विथ नल मूव जिक्र किया है और यहाँ पे FA कहा है। FA बाय डिफ़ॉल्ट DFA कहा जाता है और NFA चूँकि आप रेगुलर एक्सप्रेशन से जब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो सामान्य तौर पे या जनरली NFA ही बनता है। इट मे बी NFA विथ नल मूव और विदाउट नल मूव, बट इन मोस्टली केसेस वी गेट NFA विथ नल मूव because to get directly DFA from a given regular expression is tough, and we know that a NFA with null move can be converted into NFA without null move, and finally NFA will be interchanged to DFA। कहाँ पे NFA बोला जा रहा है, लेकिन आपको DFA अगर दिया गया है, क्योंकि DFA ही हर NFA को DFA में कन्वर्ट कर लेते हैं और तब हम उसकी उससे वैलिडेशन का चेक करते हैं, स्ट्रिंग वैलिडेशन का, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। DFA इसी नाते दूसरे पॉइंट में DFA का जिक्र किया गया है, क्योंकि आपको DFA से ही रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना रहता है, कभी NFA नहीं देता है। तो DFA से ही रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की गई सेकंड पॉइंट में, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA विथ नल मूव की जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि NFA विथ नल मूव मिल जाएगा तो उसमें से नल मूव हटाएंगे, फिर वो NFA विदाउट नल मूव होगा, फिर उसको हम DFA में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अनदर क्लीन थ्योरम में ये कहा गया है कि द क्लास ऑफ रेगुलर सेट ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट, द smallest class R containing A for every A belongs to set of input alphabet,
and closed under union, concatenation and closure। तो किसी भी इरेगुलर सेट जो कि इनपुट अल्फ़ाबेट सेट पे बेस्ड ऑन है, उसका स्मॉलेस्ट क्लास क्या होता है। जो भी हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट हैं वो सब के सब एक स्मॉलेस्ट क्लास होते हैं और वो सब क्लोज्ड होते हैं अंडर यूनियन, कॉन्कर्डिनेशन एंड क्लोज़र। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए कि हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में सेट में ये कुछ कैरेक्टर हैं, ए बी है, 0 है, 1 है, तो स्मॉलेस्ट क्लास की जो बात किया है R1 इक्वल टू ए, या यहाँ सब्सक्रिप्ट लगा दें ए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। RB भी एक स्मॉलेस्ट क्लास है बी, और क्लास को हमेशा सेट की तरह से लिखते हैं। R0 इक्वल टू 0। हर एक कैरेक्टर एक एक स्मॉलेस्ट क्लास है और ये सब क्लोज्ड होते हैं। हालांकि ये कोई इशू नहीं है, आप ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। अब क्लोज्ड कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन, चूँकि यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कोई भी स्मॉलेस्ट क्लास अगर आप यूनियन करेंगे, जैसे ए प्लस बी करेंगे तो ये भी रेगुलर ही बनेगा, या ए बी करेंगे कॉन्कर्डिनेशन तो भी रेगुलर ही बनेगा, या फिर आप क्लोज़र करेंगे तो भी रेगुलर बनेगा। तो इसी वजह से वो क्लोज्ड है अंडर यूनियन, कॉन्कर्डिनेशन और क्लोज़र। क्लीन्स थ्योरम को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ट्रांजिशन सिस्टम that is for every string W belongs to R, there exists a path from the initial state to a final state with path value W। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन किसी न किसी ट्रांजिशन, अगर वो किसी ट्रांजिशन सिस्टम से रिकॉग्नाइज होता है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे हर एक स्ट्रिंग जो कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट है, उसके लिए एक पाथ ज़रूर होगा जो कि इनिशियल स्टेट से शुरू होकर फाइनल स्टेट पर जाएगा और उस पाथ की वैल्यू W होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर R इक्वल टू, मान लीजिए आपका ए बी है, ऐसा कुछ है, सपोज डेट, बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती हैं लेकिन मैं 2 ही लेके बता रहा हूँ। तो इसके लिए भी और इसके लिए भी उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, उस ट्रांजिशन सिस्टम के अंदर कोई ना कोई पाथ होगा जो इनिशियल स्टेट से शुरू करके फाइनल स्टेट तक लेके जाएगा। जैसे इस तरह का ए बी के लिए होगा, फिर ए बी के लिए होगा। अब मान लीजिए ऐसे एक पाथ बना दें तो ए बी के लिए भी हो गया। देखिए ए से यहाँ से चल के ए बी बन रहा है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ए बी बन रहा है। तो अब ये पाथ वैल्यू हो गया, इस पाथ की वैल्यू हो गई ए बी और इस पाथ की वैल्यू हो गई ए बी। तो यह जो है दूसरे शब्द में, अदर वर्ड्स में बताया गया है। तो क्लीन्स थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना ज़रूरी भी है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जैसे इस एग्जांपल में कहा गया है गिव एन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट L of strings in which every 0 is immediately followed by at least 2 ones। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लैंग्वेज को बताया गया है, लिटरेचर फॉर्म में लैंग्वेज को बताया गया है। तो कह रहा है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर सारी स्ट्रिंग इस तरह से है
कि अगर 0 आए स्ट्रिंग में तो वो कम से कम 2 1 के द्वारा फॉलो किया जाए, कम से कम। तो का मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रिंग 1 है तो इट्स वैलिड, क्योंकि में 0 नहीं आया। जो हमें शर्त दी जाती है उस शर्त को फॉलो करना तो है, लेकिन फ्रीडम क्या क्या है, फ्रीडम को पहचानना होता है। कंडीशन के साथ में स्वतंत्रताएं क्या हैं आपके पास, उसको देखना है। तो अगर, और हमेशा इस प्रोसेस में हम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। अब जैसे इस लैंग्वेज के अंदर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है नल। क्यों नल है? क्योंकि इस नल के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। 0 अगर हो, शर्त जो है 0 अगर है तो उसके बाद 2 1 कम से कम आने चाहिए। इस स्ट्रिंग के अंदर 0 तो है ही नहीं, तो शर्त फुलफ़िल हो रहा है। भाई 0 होता तब 1 की बात करते, 1 के कंपलसरी होने की, मैंडेटरी होने की जो शर्त है कि कम से कम 2 1 और आने 2 1 आने चाहिए, उसकी बात तब करते जब इस स्ट्रिंग के अंदर 0 होता। तो 0 है नहीं तो शर्त की कहाँ से बात हो गई? तो इस वजह से ये वैलिड स्ट्रिंग हो गया। 0 जब आएगा तब शर्त के बारे में सोचना है। 0 है नहीं तो शर्त से आप फ्री हो, इस नाते ये वैलिड स्ट्रिंग हो गया। आपने 1 लिखा, दिस इज़ आल्सो वैलिड स्ट्रिंग बिकॉज दिस डजंट कंटेन एनी 0, सो इट इज़ वैलिड। दिस इज़ आल्सो वैलिड, दिस इज़ आल्सो वैलिड। बट आप ये लिखते हैं दिस इज़ नॉट वैलिड। एनी नंबर ऑफ टाइम्स 1 इन द स्ट्रिंग इज़ वैलिड। आप किसी भी नंबर में 1 ले लीजिए और उसमें 0 नहीं है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 0 आया केवल तो ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि 0 के बाद 1 1 आना चाहिए। ये 1 1 आया तो देन वैलिड। 0 के बाद 1 1 के बाद कुछ भी आए, कितने भी बार 1 आए वो भी वैलिड है। तो ये सब वैलिड है। अगर आपने लिखा 1 0 1 1, this is also valid. When 0 is occurred, then we have to check after that how many times 1 appear. If number is at least 2, then it will be correct. तो 1 0 1 1 करेक्ट है। लेकिन आपने लिखा 1 0 0 1 1, दिस इज़ इनवैलिड, क्योंकि इस 0 के बाद 1 नहीं आया हुआ है, 2 1 आने चाहिए। अगर आपने लिखा 1 0 1 1 1 0 1 1, देन दिस इज़ वैलिड स्ट्रिंग, क्योंकि 0 आया तो उसके बाद 1 1 2 1 कम से कम आने चाहिए। यहाँ तो 3 है तो ये वैलिड। लेकिन अगर आपने लिखा 1 0 1 0 1 1, दिस इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि इस 0 के बाद तो 1 1 है, लेकिन इस 0 के बाद 1 1 नहीं है। तो ये हमारा आ रहा है कुल मिला जुला के शर्त कि अगर हम 0 के बाद 1 1 हमें रखना ही है तो क्यों ना हम 0 अकेले ना अस्तित्व में रखें। 0 के साथ 1 1 आप फैब्रिकेट कर दीजिए, उसके साथ एसोसिएट ही कर दीजिए। 0 आपका एलोन एग्जिस्ट ही ना रहे। तो अगर जो हम ऐसा कुछ करते हैं कि 0 1 1 एक अलग करेक्टर ही मान लेते हैं और 0 इंडिविजुअली उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इस स्ट्रिंग में यही देख रहे हैं कि या तो 0 1 1 रिपीट हो रहा है या तो 1 रिपीट हो रहा है, 0 1 1 या 1, 0 1 1 या 1। तो ये अगर आप एनी नंबर ऑफ टाइम 0 1 1 इज अपीयरिंग और 1 इज अपीयरिंग, नो इशू। तो चूँकि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में नल है, तो इस वजह से इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को हमें एक ही स्टेट रखना है। इस नाते सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद कह रहा है एनी टाइम्स ऑफ 0 1 1 एंड 1 1, 0 1 1 एंड 1 इज 1 रिपीटेशन इज अलाउड। एनी नंबर ऑफ टाइम्स 0 1 1 एंड 1 रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये 0 1 1 आप इस पे लूप बना के लिख दें और एक लूप बना के 1 लिख दें, दिस इज़ अलाउड। तो ये वैलिड हमारा हो जाएगा। हमारा
जो जिस DFA की बात कर रहा वो यही है, या फिर आप सिंगल एज बना के भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 0 1 1 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मैंने कई बार आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि अगर इस तरह का चीज़ हो तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ अलाउड ऑफ 2 डिफरेंट करेक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 को एक अलग करेक्टर माना है, 0 1 1 को एक अलग करेक्टर माना है। तो ए बी को लेके मैंने बताया था a प्लस बी का होल एस्ट्रिक या 0 प्लस 1 का होल एस्ट्रिक। इससे आप 0 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या 1 ए बी के कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन में यही देख रहे हैं कि 1 और 0 1 1 दो अलग अलग तरह के करेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके के रिपीटेशन को अलाउड कर रहे हैं। देन वो 1 और 0 1 1 से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग बन रहा है, इसका मतलब 1 प्लस 0 1 1 का होल एस्ट्रिक इज़ द रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमें इसके लिटरेचर फॉर्म में जो बातें कही जाती हैं या डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, उसको एग्जैक्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी के हिसाब से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना रहता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन और भी है इसमें, इसका बी पार्ट। इसमें कह रहा है प्रूव डैट द रेगुलर एक्सप्रेशन नल प्लस 1 एस्ट्रिक 0 1 1 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 0 1 1 एस्ट्रिक एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक ये सेम लैंग्वेज को, सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को रेफ़र कर रहा है, ये सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेम जो है ऊपर वाले ही क्वेश्चन को रेफ़र कर रहा है। जो आंसर यहाँ पे आया है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन बना है ए का आंसर पहले क्वेश्चन का, वही ये भी है। तो चूँकि ये तो देखने में बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, ये छोटा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ बड़े वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे वाले में। तो आप आइडेंटिटीज़ बहुत सारे पढ़ चुके हैं, उस आइडेंटिटीज़ की मदद को यूज़ करते हुए, मदद को लेते हुए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कभी भी जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आप करेक्टर को पहचानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से करेक्टर इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो आप देखिए कि एक करेक्टर 1 यूज़ हो रहा है, और एक देखिए 0 1 1 यहाँ पे भी एस्ट्रिक है, 0 1 1 एस्ट्रिक वहाँ पे भी है। तो आप अगर देखें तो इसमें थोड़ी देर के लिए सपोज़ कर लें कि लेट p इज इक्वल टू 0 1 1, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। तो ये बन जाएगा नल प्लस 1 एस्ट्रिक p एस्ट्रिक, और फिर आपका, बल्कि इसमें थोड़ा सा और भी है, ये पूरा का पूरा है 1 एस्ट्रिक और 0 1 1 एस्ट्रिक पूरा है। तो p इज इक्वल टू 1 एस्ट्रिक 0 1 1 का होल एस्ट्रिक, ये पूरी चीज़ p मान लीजिए क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसमें। तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू नल प्लस एक बाहर p लिखा हुआ है और एक अंदर p का होल एस्ट्रिक हो जा रहा है। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही पैरेंथेसिस के अंदर भी लिखी हुई है, और उसी पे फिर क्लोज़र लगा दिया गया। तो ये इस फॉर्म में हो गया। तो आप इस आइडेंटिटीज़ को अगर देखें तो आप पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ इक्वल टू p एस्ट्रिक, ये p एस्ट्रिक के बराबर होता है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि p एस्ट्रिक और pp एस्ट्रिक में अंतर क्या है। सिर्फ एक स्ट्रिंग का अंतर है, pp एस्ट्रिक इज इक्वल टू p एस्ट्रिक माइनस नल। केवल यही एक स्ट्रिंग pp एस्ट्रिक के अंदर नहीं है, और p एस्ट्रिक के अंदर मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पुराने वीडियो को आप रेफ़र करिएगा कैसे ये होता है। तो लेकिन आप ये इसके अंदर p एस्ट्रिक के अंदर नल नहीं, लेकिन आप देखिए बाहर फिर नल को
क्या कर दे रहे हैं, नल को कॉन्केटनेट कर दे रहे हैं, यूनियन कर दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर तो नल नहीं है, लेकिन नल प्लस पी एस्ट्रिक के अंदर फिर से नल पी एस्ट्रिक हो गया। अगर आप इसमें नल ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, अगर दोनों तरफ देखिए, यहाँ भी नल ऐड कर दें, यहाँ पे भी नल ऐड कर दें, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया, इधर भी नल ऐड कर दिया, इधर भी नल ऐड कर दिया, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, पी एस्ट्रिक। तो इसी नाते ये रिजल्ट पी एस्ट्रिक के बराबर हो गया। तो अब जो आपका पी एस्ट्रिक बना, उस पी एस्ट्रिक को आप ध्यान में रखिए, ये बात याद रखिएगा कि किसको पी एस्ट्रिक, हमने पी किसको सपोज किया, 1 एस्ट्रिक 0 1 1 एस्ट्रिक। तो अब इसमें हम देखेंगे, हमारा चूँकि रेगुलर एक्सप्रेशन पी एस्ट्रिक हो गया था, और पी क्या था, पी था हमारा, अब पी की वैल्यू आप रख दीजिए, पी जो सपोज किए थे वो था 1 एस्ट्रिक और 0 1 1 का होल एस्ट्रिक, तो फिर बाहर होल एस्ट्रिक। तो ये एक्सप्रेशन पढ़ा है कि पी एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक, ये भी एक आइडेंटिटी पढ़ा है का होल एस्ट्रिक इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल एस्ट्रिक, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है। व्हेन डैट दिस इज आल्सो इक्वल टू पी एस्ट्रिक प्लस क्यू एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, ये भी आपने पढ़ा, लेकिन हमारे काम का चीज़ यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। तो अगर इस आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 1 का होल एस्ट्रिक। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें बात प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो बात हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है ज़्यादा। तो यहाँ पे ये प्रूफ डैट करना है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस वन। तो इसमें भी उसी तरह की चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही या कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी चीज़ बार बार आ रही है। तो जैसे ये इरेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप चेक करें तो देखिए 1 प्लस 0 0 एस्ट्रिक 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस 0 0 एस्ट्रिक 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस 0 0 नहीं है। तो लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो इन रेगुलर एक्सप्रेशन में से आप, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, इस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे अब प्लस से सेपरेटेड है। तो जब आप कॉमन लेंगे तो इस जगह के लिए यहाँ पे नल बच जाएगा, और इस जगह के लिए ये हटने के बाद जो इतना रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा। तो ये आ गया। अब आप देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 1 0 एस्ट्रिक 1, और ये भी वही चीज़ लिखी गई है। एक पे एस्ट्रिक लगा हुआ है और एक पे एस्ट्रिक नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे भी है। एक में 0 प्लस 1 0 एस्ट्रिक 1 का होल एस्ट्रिक है, और एक में 0 प्लस 1 0 एस्ट्रिक 1 है। तो वही पुरानी वाली बात आ गई कि अगर ये पी है, पी एस्ट्रिक है तो ये पी है। तो नल प्लस पी एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू क्या होता है, नल प्लस पी एस्ट्रिक पी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुआ था नल प्लस पी एस्ट्रिक पी इक्वल टू पी एस्ट्रिक। तो ये चीज़ पी है, इसी पे एस्ट्रिक लग जाएगा, तो इस नाते ये हो गया 0 प्लस 1 0 एस्ट्रिक 1 का होल एस्ट्रिक। नल प्लस पी पी एस्ट्रिक इज इक्वल टू पी एस्ट्रिक। पी या नल प्लस पी एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू भी पी एस्ट्रिक ही होता है, दोनों ही पी एस्ट्रिक होते हैं। चाहे पी एस्ट्रिक यहाँ पे पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, इशू नहीं रहता है। तो आप जो है पी को आपने यहाँ लिखा और उसके ऊपर एस्ट्रिक लगा दिया। अब दोनों ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखें तो
कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि जैसे यह चीज़ जो लिखी गई है इसमें 1 कॉमन लिया जा सकता है। 1 चूँकि लेकिन इसमें राइट साइड में राइट मोड सिंबल है, तो ये 1 कॉमन हो के राइट साइड में आएगा, ये ना कि लेफ़्ट साइड में। इधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, राइट साइड में आएगा। कभी प्रूफ ही नहीं हो पाएगा अगर गलती कर देंगे। राइट, इसमें राइट साइड में चूँकि यहाँ पे तो एक ही करेक्टर 1 ही है, तो ना लेफ़्ट है ना राइट है, जो है वही है, लेफ़्ट भी है वही, राइट भी है वही, मिडिल भी है, सब है, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें 1 राइट साइड में है, तो राइट साइड में कॉमन होके 1 आया हुआ है। तो इसी नाते नल प्लस 0 0 एस्ट्रिक 1 राइट साइड में पैरेंथेसिस के बाहर आया है कॉमन होके। अब आप देखिए कि ये अगेन क्या हो गया, नल प्लस 0 0 एस्ट्रिक, तो नल प्लस पी एस्ट्रिक के बराबर हो गया। अब क्या बचेगा, पी एस्ट्रिक। तो पूरा ग्रामर, पूरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, वो 0 एस्ट्रिक में रिड्यूस हो जाएगा। नल प्लस पी एस्ट्रिक, यहाँ पी क्या है, 0 है, इस वाले में नल प्लस पी एस्ट्रिक लगाएंगे तो पी का काम 0 कर रहा है, इसमें 0 एस्ट्रिक हो गया। और इसमें कुछ करना नहीं है, वो रिक्वायर्ड फॉर्म में है, तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। देखिए नल प्लस पी एस्ट्रिक, नल प्लस पी एस्ट्रिक का बहुत बार यूज हुआ है। तो मेन हमें पहचानना होता है कि पी क्या है, पी एस्ट्रिक है कि नहीं है, कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, कौन सी चीज़ क्लोज़र फॉर्म में है, ये हमें देखना रहता है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये इस क्वेश्चन के अंदर ये और ये दोनों जगहों पे आया हुआ है, तो इसी नाते ये कॉमन हो गया। कॉमन हो जाने के बाद आपने ब्रैकेट में बाहर लिख दिया, और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद नल आएगा, क्योंकि नल 1 की तरह ट्रीट करता है। और आप जानते हैं x प्लस एक्स वाई में से जब x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस वाई लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब 1 प्लस 0 0 एस्ट्रिक 1 लेंगे कॉमन, तो 1 जैसा कोई चीज़ आएगा, और 1 का काम हमारे यहाँ इस रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन में नल करता है। तो इसी नाते 1 नहीं लिखना रहता है, और बाकी रिमेनिंग ये पार्ट आपने लिख दिया। उसके बाद हम जब इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखते हैं कि जो चीज़ यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद क्लोज़र फॉर्म है। अगर आप इसको P मान लेते हैं तो ये पी एस्ट्रिक की तरह से ट्रीट करेगा। तो नल प्लस पी एस्ट्रिक अगर ये हो गया तो P एस्ट्रिक यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0 + 1 0 एस्ट्रिक 1 का होल एस्ट्रिक। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें इस वाले ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमन लेने लायक है, तो 1 कॉमन ले लिया, राइट साइड में आएगा, क्योंकि राइट सिंबल है 1 दूसरे पार्ट में, इस वजह से राइट साइड में आएगा। और यह चीज़ फिर अगेन नल प्लस पी एस्ट्रिक फॉर्म में हो गया, और यहाँ P का काम 0 कर रहा है, इस नाते 0 एस्ट्रिक हो गया, 0 एस्ट्रिक 1। और ये एज इट है फॉर्म में, रिक्वायर्ड फॉर्म में, इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। तो आपने आज क्लीन्स थ्योरम इस वीडियो में जाना। क्लीन्स थ्योरम जो है मैंने बताया कि सिंपल, आप अगर सिंपलीफिकेशन सिंपल फॉर्म में याद रखना है तो आप ये याद रखिए कि हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट एक NFA विथ नल मूव होता है, और हर एक DFA का इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। बस अंतर देखिए क्या हो रहा है, इधर NFA विथ नल मूव कर रहे हैं और इधर DFA कर रहे हैं। तो मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज DFA। इस वजह से हम जब भी बात DFA2 कर मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा 2 करेंगे तो वो DFA2 रहेगा। और अगर आप जो सबसे पहला फाइनाइट ऑटोमेटा का फॉर्म हमें मिलता है किसी दूसरे फॉर्म से जब कन्वर्ट करते हैं तो जनरली NFA होता है, और मोस्ट प्रोबेबल वहाँ NFA विथ नल मूव रहे। तो हम इसी नाते रेगुलर एक्सप्रेशन टू NFA विथ नल मूव की बात करते हैं, क्योंकि NFA विथ नल मूव है
से नन मूव हटाया जा सकता है, फिर NFA बन जाएगा विदाउट नन मूव, फिर उसके NFA विदाउट नन मूव से हम आराम से DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कोई इशू नहीं है, उसको हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम NFA बनाने के बाद जो है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे DFA में, और उसी को क्लीन्स थ्योरम का और भी जो दूसरा फॉर्म है जिसमें ये कहा गया है कि हर एक अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जिस अल्फ़ाबेट के सेट पे ये डिफ़ाइन होता है सारी चीज़, उसका हर एक कैरेक्टर एक स्मॉलेस्ट क्लास की तरह से काम करता है। वो दूसरे फॉर्म जो है उसमें बताया गया है, और दूसरे शब्दों में भी बताया गया है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके लिए अगर कोई ट्रांजिशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो निश्चित तौर पे उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होने वाले हर एक स्ट्रिंग के लिए एक पाथ होगा जो इनिशियल स्टेट से शुरू होकर फाइनल स्टेट तक जाएगा, और उस पाथ की वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। तो फॉर एवरी W belongs to capital R there must be a path if this R can be represented by a transition system. There must be a path for every W belongs to R that will start from initial state and will go to final state where path value is W. तो इन चीज़ों को मेहनत से देखिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।